नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के सफर में आजकल जो कहानी हमारी हम सफर बनी हुई है उसे लिखा है मृदुला गर्ग जी ने और उसका शीर्षक है स्थगित कल। अभी तक हमने कहानी का प्रथम और द्वितीय अंक सुन रखा है। आज हम कहानी का तृतीय अंक सुनने जा रहे हैं। कहानी का चतुर्थ और अंतिम अंक हम अगले अंक में सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। विपिन, मुझे मजूमदार क्लिनिक में नौकरी मिल गई। पहले दिन ड्यूटी खत्म करके मैं प्रवीण के पास जा पहुंचा। ला, अपनी सब रिपोर्ट मुझे दे, मैंने कहा। डॉक्टर मजूमदार से सलाह करता हूँ। हाँ बैठ, उसने कहा। नौकरी मिल गई? हाँ, उसे छोड़, अपनी रिपोर्ट दे। मेरे पास नहीं है। कहाँ है? डॉक्टर मनचंदा के पास। वे इलाज कर रहे हैं? हाँ। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, उसने कहा और हंस दिया। एक शर्मीली हंसी। कुछ नहीं कहते। मैं लज्जित हो उठा। तो डॉक्टर मनचंदा के पास उसका इलाज नहीं है। फिर भी अपने को रोक न सका। बोला, किसी और डॉक्टर से सलाह ले लें तो। डॉक्टर मनचंदा यहाँ के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उसने कहा। ओह, पर बम्बई या अमेरिका? रिपोर्ट भेजकर पूछने में क्या हर्ज है? डॉक्टर मनचंदा पूछ चुके। एक बार रिपोर्ट मुझे दे तो। क्या करेगा? डॉक्टर मजूमदार को दिखलाऊंगा, शायद कोई सलाह दे सके। वे क्या देंगे? प्रवीण ने भीचे स्वर में कहा। वे स्पेशलिस्ट तो है नहीं। मैं चुप हो गया। सच, डॉक्टर मजूमदार का डॉक्टर मनचंदा से क्या मुकाबला। उतने बड़े डॉक्टर होते तो मुझ जैसे अनपढ़ को कंपाउंडर रखते। भला मैं प्रवीण की क्या मदद कर सकता हूँ? दिल्ली के सबसे काबिल डॉक्टर उसे देख चुके। जो करना होगा करेंगे। इतने अमीर आदमी को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाए बिना नहीं छोड़ेंगे। लाचार नाकारा मैं सिर झुकाए बैठा रहा। छोड़ यार, प्रवीण ने कहा। यह बता, नौकरी कैसी लग रही है? ठीक है, मैंने थूक घोंट कर कहा। मैं समझ गया प्रवीण अपनी बात नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरी कर रहा है। पर उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, पहले वाली से अच्छी है? ठीक है, मैंने कहा। ज्वाइन कब किया? आज। क्लिनिक से सीधा तेरे पास आया हूँ। अब तो 8:30 बज रहे हैं। घड़ी देखकर उसने कहा। अब छूटा है? हाँ। गया कब था? सुबह 8 बजे। अच्छा, उसने कहा।
दोपहर में लंबी छुट्टी करते होंगे। नहीं। नहीं? कितनी देर बंद रहती है दुकान? रहती ही नहीं। बिल्कुल नहीं? बड़ी सख्त ड्यूटी है। उसने कहा। देंगे क्या? 300। बस 12 घंटे की ड्यूटी के लिए? हाँ। हद हो गई। डॉक्टर शर्मा के यहाँ तो 7 घंटे रहता था। 9 से 1 और 4 से 7। हाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। मुझे उसके प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे थे। तूने कहा नहीं, कम से कम 500 तो देते। मेरी तनख्वाह में वह इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मैं कहने लायक स्थिति में हूं। मैंने कहा। ऐसे काम कैसे चलेगा? दिन में अवकाश नहीं और छूटेगा रात 8 बजे। फिर तू अलग से मरीज कैसे देख पाएगा? एक झटके में मैं उठ खड़ा हुआ। तू फिक्र मत कर, मैंने कहा। तनख्वाह मिलते ही तेरे रुपए लौटा दूंगा। प्रवीण का मुंह पीला पड़ गया। क्या हुआ? उसने कहा। 8 बजे छूट कर भी मैं मरीज देख सकता हूं। इतना कमजोर नहीं हूं। विपिन, उसने कहा। विपिन। और मेरा हाथ अपने हाथ में कस लिया। मैं चलूंगा, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। एक मरीज को टाइम दिया हुआ है, मैंने कहा। जाने दे, उसने कहा। कल देख लेना। आज से पहले उसने मुझे मरीज देखने जाने से कभी नहीं रोका। पहले जब मैं दोपहर को या रात 7 बजे के बाद उसके पास आता था तो बीच बीच में जाकर मरीज निपटा आया करता था। किसी दिन भी उसने मना नहीं किया, बल्कि कभी मुझे ध्यान न रहता तो याद दिला दिया करता था। अब शायद वह सोचता है मेरे समय पर उसका अधिकार है। नहीं, जाना है, मैंने कहा। विपिन, उसने कहा। मैंने तुझसे रुपए मांगे हैं। मांगे नहीं तो क्या मैं दूंगा नहीं? प्रवीण ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर मेरी तरफ ताकता रहा, फिर बोला। अभी बैठ। देखा, यह नहीं कहा उसने चाहे तो मत देना, या देगा भी तो मैं लूंगा नहीं। उफ, इतना बड़ा होता है रुपया। बैठना, उसने कहा। आज मेरा मन बहुत खराब है। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बैठ गया। उसकी बात कैसे टाल सकता हूं? पर उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। मेरा हाथ अपने हाथ में लिए। मेरा मन हुआ उस दिन की तरह आज भी उसका हाथ अपने माथे से लगाकर उसे करीब आने दूं, पर कर नहीं पाया। यह भी नहीं पूछ पाया, प्रवीण, तुझे मुझसे क्या बातें करनी थी? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तू बीमार है, मौत की तरफ बढ़ रहा है। तेरा मन खराब होगा ही।
पर तेरे लिए मेरे मन के भीतर जो हो रहा है मैं बतला नहीं सकता। तुझे और दुखी नहीं करना चाहता। मेरे मन में जो है तेरे लिए करने को तैयार हूं, पर मेरे बस में है क्या। मैं तुझसे ज्यादा लाचार हूं। तू नहीं जानता मैं तुझे कितना चाहता हूं। बतला नहीं सकता तब तक जब तक तेरे रुपए लौटा ना दूं। उस दिन को 3 महीने बीत गए। 2 बार 300 रुपए हाथ में आ चुके, पर प्रवीण का 1 पैसा लौटा नहीं पाया। डॉक्टर मजूमदार की साख और लोकप्रियता मुझे ले डूबी। उनकी फीस काफी तगड़ी है, अपने डॉक्टर शर्मा से तिगुनी। फिर भी वेटिंग रूम मरीजों से ठसाठस भरा रहता है। डॉक्टर मजूमदार रहें न रहें, छोटे डॉक्टर श्रेष्ठ रहते हैं, और मैं परीक्षण की मेज और औजारों की तरह क्लिनिक का आवश्यक अंग हूं मैं। डॉक्टर शर्मा के यहाँ हम मरीजों की राह देखते थे, यहाँ मरीज डॉक्टर की राह देखते बैठे रहते हैं। हाँ, उनकी डिस्पेंसरी थी, फटीचर। अपने एक कमरे के घर की याद दिला देती थी। एक तिकोना सा कमरा, एक कोने में जाफरी के पीछे डॉक्टर साहब की कुर्सी, मेरी बैठक की तरह। दूसरे कोने में लंबूतरी अलमारी में बेतरतीब ठुसी दवाइयों की बोतलें। मेरे इकलौते कमरे के कोने में घुसड़े रसोई के सामान की तरह। बीच में बदरंग बेंचों पर ऊँघते चंद मरीज, चारपाइयों पर पसरे मेरे बच्चों की तरह। पर यह क्लिनिक प्रवीण की बैठक से उम्दा, एयर कंडीशन्ड, छक सफ़ेद दीवार दरवाजे, 3 कमरे, एक डॉक्टर साहब की बैठक, एक परीक्षण गृह और तीसरा वेटिंग रूम। तभी ना इसका नाम डिस्पेंसरी नहीं क्लिनिक है। वेटिंग रूम के भीतर झांकते ही पता चल जाता है कि भीड़ पैसे वालों की है। लगता है उन्हें ज़्यादा बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी जिन्हें हम बेचारे बीमारियां मानते ही नहीं। कोई ज़्यादा खाकर पेट में गैस बना लेता है, कोई बैठे बैठे मुटा जाता है और दिल की धड़कन अटका लेता है, कोई हवाई जहाज में उड़ानें भरकर ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है, तो कोई सर्दी में ठंडा पानी पीकर गला बिठा लेता है। डॉक्टर मजूमदार के पास सबका लंबा और खर्चीला इलाज है। एक बीमारी से दूसरी बीमारी का पैदा होना बहुत आसान है। पहले दिन लोगों को देखकर बड़ा ढाढ़स बंधा था। यही तो है वो लोग जो बात बेबात कंपाउंडर को घर बुलाते हैं। पर मैं ही बेकार हो गया। 12 घंटे की ड्यूटी बजाकर रात 8 बजे जब साइकिल पर सवार होता हूँ तो लगता है पेंडल मारने को पैर उठेंगे नहीं। अपने को दुत्कार धिक्कार कर किसी तरह साइकिल आगे बढ़ाता हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। सड़क दिखनी बंद हो जाती है, पेड़ चक्कर खाने लगते हैं। गोल उड़ते धूल के गुबार के बीच तारे झिलमिलाने लगते हैं। मजबूरन साइकिल रोककर नीचे उतरना पड़ता है। सड़क के किनारे बैठकर सुस्ता लेने पर भी दोबारा साइकिल पर सवार होने की हिम्मत नहीं होती। वह मुझे नहीं, मैं उसे ढोता ढकेलता आगे बढ़ता हूँ। ऐसे में 1-2 मरीज भी नहीं निपट पाते। आज ख्याल आया कहीं मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हो।
कल डॉक्टर मजूमदार से कहूँगा चेक कर दें। पर कहीं बढ़ा हुआ निकल आया और उन्होंने कह दिया नौकरी से छुट्टी। उनसे क्या कहना, घर के पास वाले वैद्य जी को दिखा लूंगा। बासी पराठे खाकर पेट में हवा बनने लगी होगी, वही सिर पर सवार हो जाती होगी। और क्या, कल से पराठे बंद, सूखी रोटी उबले आलू के साथ, बस। मेरा अंदाज 16 आने सही निकला। निकलता कैसे नहीं, 20 साल डॉक्टरों के साथ रहते गुजर गए। छोटे मोटे डॉक्टर से कम नहीं हूं। वैद्य जी ने खुले दिल से मेरी बात का अनुमोदन किया। वायु का प्रकोप है और कुछ नहीं। आजकल वैद्य जी की पुड़िया के साथ सूखी रोटी तो निगलता ही हूं, साइकिल चलाने में भी सावधानी बरतता हूं। धीमी चाल और दिमाग एकदम सामने, सड़क पर। इधर उधर की खुराफात सोचना बंद। प्रवीण के रुपए लौटाऊंगा जरूर, पर उनके बारे में सोचकर भेजा खराब नहीं करूंगा। इसी तरह चलता रहा तो 4 मरीज रोज निपटा लूंगा। महीने के आखिर में 200-300 जो मिलेंगे, उनमें से 100 रुपयों की पहली किस्त प्रवीण को लौटा आऊंगा। किश्तों में लौटाना ठीक रहेगा। नौकरी लगने के बाद सिर्फ एक बार उससे मिल पाया हूं। कितना मन करता है उसे देखने को, पर टाल जाता हूं। जाऊंगा तो रुपए लेकर। कुछ दिनों के बाद और है। प्रवीण। आज मैं अपने दोनों बच्चों रिंकू और रिक्की को लेकर चिड़ियाघर गया था। रमा भी साथ थी। सुबह नाश्ते पर चिड़ियाघर जाने का प्रस्ताव रखा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाह पापा, यह हुई ना बात। 8 बरस की रिक्की ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, बिना हमारे कहे आप जाने को कह रहे हैं? पापा क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यह रिंकू थी। 11 वर्ष की रिंकू रिक्की से सिर्फ 3 नहीं, कई वर्ष बड़ी है। बेकार की बात मत करो, जाकर तैयार हो, रमा ने डांट कर कहा। वह शायद मुझे मेरी तबीयत खराब होने की बात याद नहीं दिलाना चाहती थी। बेचारी रमा। तुम भी चलोगी ना? मैंने पूछा। मैं? उसने अचकचा कर कहा। मैं जानता हूं उसे चिड़ियाघर में रुचि नहीं है। आप चाहते हैं तो जरूर चलूंगी, संभल कर उसने कहा। आजकल वह मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती। मम्मी, रिक्की ने कहा, जब तुम नहा रही थी तो अरुण अंकल का फोन आया था। वह 1 बजे आएंगे। ओह, मैंने कहा, 1 बजे तक तो हम लौट नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ? रमा फुर्ती से बोली। मैं फोन करके मना कर देती हूं। मैं कुछ कहता उससे पहले वह फोन करने चली गई। अरुण आजकल बहुत आने लगा है। मेरा मौसेरा भाई है, रमा का देवर। उम्र में मुझसे छोटा है, पर रमा से नहीं। जब हमारी शादी हुई थी, वह रमा को भाभी कहकर पुकारता था, फिर रमा भाभी कहने लगा। अब देखता हूं कभी कभी रमा कह जाता है। 2 वर्ष हुए उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। पहले बंबई में था,
एस्कॉर्ट में मैनेजर है, बीवी है नहीं। सुना है अमेरिका गया था तो किसी अमेरिकन लड़की से प्रेम हो गया था। 2-3 बरस साथ रहे, पर हिंदुस्तान अरुण अकेला लौटा। ठीक से पता नहीं शादी होकर तलाक हो गया या शादी कभी हुई नहीं। अब 5 बरस से अकेला है। उम्र मुश्किल से 40 होगी। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा है। उस दिन रमा मेरे जहर खाने का कारण जानने से इतना डर क्यों रही थी? जानकर आशंका के बजाय कुछ देर के लिए निष्कृति क्यों अनुभव कर गई थी? रमा मुझे चाहती ना हो ऐसी बात नहीं है। वह मेरा अनिष्ट नहीं चाहती, न कभी चाहा है न चाहेगी। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर 30 बरस और मैं जीता रहूं तो वह 30 बरस और मेरे साथ रहती जाएगी, पत्नी की तरह। मेरा घर बार चलाएगी, मेरे बच्चों को देखेगी, मेरे आराम का ख्याल रखेगी और मेरा अनिष्ट नहीं चाहेगी। पर मेरे ना रहने पर वह विधवा नहीं होगी, यह भी मैं जान गया हूँ। एक तरह से खुशी है मुझे, बस अरुण मुझे पसंद नहीं। हम चिड़ियाघर पहुंच गए। रिंकू ने कहा हम शेर देखेंगे। रिक्की ने कहा हम बंदर देखेंगे। रमा ने कहा जो आप चाहें देख लेंगे। मैंने सबकी बात रख ली। सोचा जब और सब देख चुकेंगे तो वह देखेंगे जिसके लिए मेरा मन ललक रहा है। प्रवासी चिड़ियों से भरा ताल अंत तक स्थगित रखने से वह हर पल मेरे मन पर छाया रहेगा। उसका इंतजार करते हर पल मेरे लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। एक ताल चिड़ियाघर के भीतर घुसते ही पड़ता है। मनुष्य के हाथों बना छोटा सा सुंदर सजीला कृत्रिम ताल। बतखे, सारस और हंस उस पर भी तैरते हैं, पर ठीक पालतू ना होते हुए भी वे जंगली नहीं हैं। पिंजरों में वे बंद बेशक नहीं हैं, पर बरसों से उसी ताल पर रहते खुद ब खुद सीखचों में कैद हो गए हैं। उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक विशाल पनीला पिंजरा नजर आता है और कुछ नहीं। जिस ताल को देखने को मैं तरस रहा था वह प्राकृतिक है। जंगली घास से ढकी ऊबड़ खाबड़ जमीन के बीच टेढ़े मेढ़े चौड़े नेड़े होते घुमावदार किनारे, किनारों के बीच अपनी मर्जी से बहता पानी। बर्फीले देशों से उड़ान भरकर आए, आसमान से ताल पर डाइव मारते सारसों के काफिले। फिजा को चीरती, हवा को कपाती जंगली काल हंसों की गुहारती डांक। ताल के पानी की स्थिरता की चिंदियां उड़ाती, छपाक डुबकियां लगाती आजाद बतखें, मुर्गाबियां व कुक्कुट, काली सफेद चितकबरी अबलख अपने कलरव से पानी की कलकल को नियमितता की नियति से मुक्त करते प्रवासी पक्षी। चंद महीनों बाद बदलते मौसम का आह्वान पा एक होकार भर ताल से आसमान में उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं वे। बहुत दिन पहले एक बार देखा था, लगा था वह ताल नहीं सागर है। सागर नहीं संसार है।
ब्रह्मांड है। एक दिन ऐसे ही हाँक मार मेरी आरोही आत्मा खुले आसमान में जा उड़ेगी। एक दिन हमने कृत्रिम ताल देखा, चने खरीदे और बंदरों के विशाल पिंजरे नुमा कमरे के आगे जा रुके। रिक्की ने चने भीतर फेंक दिए। पेड़ों की शाखाओं पे लटके बंदर नीचे कूद पड़े और उछल उछल कर चने ढूंढने फांकने लगे। बस एक बूढ़ा बंदर चुपचाप शाख पर शांत बैठा रहा। बहुत खा चुका चने, अब लोभ नहीं रहा। पर उसे सिर्फ मैंने देखा। बच्चे चने फांकते उछलते कूदते बंदर देख रहे थे। रमा अनमनी सी बाहर बेंच पर बैठी थी। रिक्की ने हाथ हिलाया। सामने बैठे बंदर ने भी हाथ हिला दिया। रिंकू ने रिक्की के गाल पर चपत लगा दी। एक बंदर ने फौरन दूसरे बंदर की चांटा जमा दिया। बच्चे खिलखिला पड़े। बंदर गुत्थम गुत्था हो गए, खो खो कर हंस दिए। रमा उठकर हमारे पास आ गई। हम सब साथ हंसे और आगे बढ़ गए। फिर शेर की गुफा, रिंकू की पसंद। शेर गुफा के मुंह पर बैठा था। भीमकाय, सेहतमंद, रोबीला, पर उसकी राजसी वन्यता पर दाग था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कोई उसे खाना लाकर दे। असहिष्णु वह अवश्य था। दहाड़े मारकर अपना अधैर्य प्रकट कर रहा था, पर था लाचार, कुछ आलसी भी। खाने की तलाश में इधर उधर भटकने की उसे जरूरत नहीं थी, इच्छा भी नहीं। रिंकू ने कहा, मैं शेर को खाना खाते देखूंगी। देख नहीं पाओगी, मैंने कहा। देखूंगी, उसने जिद की। मैं बच्ची नहीं हूं। हम खाना लाने वाले का इंतजार करने लगे। रमा सामने घास के लॉन पर बैठकर सुस्ताने लगी। वह आया, भाले की नोक में फंसाकर कच्चे मांस के लाल लोथड़े शेर के पास फेंकने लगा। उपकाई लेकर मैं वहां से हट गया, पर रिंकू खड़ी देखती रही। हटी तब जब शेर खाकर लंबी तान चुका था। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ा हुआ था, शायद उपकाई रोके रहने के कारण। मुट्ठियां अब तक भिजी थीं और आंखें त्रस्त, पर वह खुश थी। उसने कहा था वह बच्ची नहीं है। मुझे उस पर मोह हो आया। उसके बाद गेंडा अपने कुंड में, मगरमच्छ, ऊद बिलाव अपने छोटे से पोखर में, हिरण खुले मैदान में, चिंपांजी चौड़े पिंजरे में, भालू मजबूत सीखचों में, और घूमकर हम देखते रहे और थक कर चूर हो गए। चले अब? रमा ने क्लांत स्वर में पूछा। पक्षियों वाला ताल देख ले, फिर चलेंगे, मैंने कहा। वह तो सबसे पहले देखा था, भीतर घुसते ही। रमा बोली। नहीं, वह नहीं, यह और है, मैंने कहा। वह रहा पापा, वह रहा ताल, रिंकू ने उंगली उठाकर कहा। मैंने देखा। हम वापस दरवाजे पर लौट आए हैं। सामने वही छोटा सा सुंदर सजीला ताल है। नहीं, यह नहीं, वह और है, मैंने कहा। कहाँ है? रिक्की ने पूछा।
यहीं कहीं, चिड़ियाघर में। पूरा चिड़ियाघर तो घूम चुके, रमा ने कहा। लगता है कोई मोड़ छूट गया, मैंने कहा। आओ फिर से देखें। मैं बहुत थक गई, उसने कहा। तुम यहाँ आराम करो, हम देख कर आते हैं। तुम नहीं थके? नहीं, मैं बच्चों को ले पलट गया। कितनी देर हम ताल खोजते रहे, पर वह नहीं मिला। जो मोड़ सामने दिखा उसी पर मुड़ गए। आगे बढ़े, फिर मुड़ गए। कभी दाएं कभी बाएं, कभी चौड़ी सड़क पर, कभी सकरी गली में, पर ताल नहीं मिला। एक ताल दिखा जरूर, पर वह खाली था। वह है तो ताल, रिंकू ने उसे दिखाकर रुआंसे स्वर में कहा। यह नहीं, मैंने कहा, वह और है। हम तो थक गए, रिक्की सहसा रो दिया। अच्छा, चलो बाहर चलो, मैंने कहा। गाड़ी लेकर आते हैं, हो सकता है वह कुछ बाहर जाकर हो। हम दरवाजे पर लौटे। मैंने रमा और बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी, उन्हें गाड़ी में बिठाया और गाड़ी अंदर ले ली। आइसक्रीम खाकर वह सीट पर बैठे बैठे सो गए। मैं ताल ढूंढता रहा। जो मोड़ सामने देखा उसी पर मुड़ गया। आगे बढ़ा, फिर मुड़ गया। कभी दाएं कभी बाएं, कभी चौड़ी सड़क पर, कभी सकरी गली में, चिड़ियाघर की सरहद के भीतर, सरहद के बाहर, पर प्रवासी पक्षियों वाला ताल नहीं मिला। सामने आए वही दो ताल, एक पालतू पक्षियों से बोझिल, दूसरा खाली। मुझे घबराहट होने लगी। कहाँ गया ताल? किधर गुम हो गया? था ही नहीं कभी। मेरी कल्पना के परे कुछ नहीं था। एक भी उड़ान भरता मुक्त पक्षी नहीं। मेरी गाड़ी की गति बढ़ती गई। मैं अपना रास्ता खोजता रहा, पर ताल नहीं मिला। बच्चे सोते से चौंक कर कहते रहे, वह रहा पापा, वह रहा ताल। मैं मायूसी के साथ गुनगुनाता रहा, नहीं, यह नहीं, वह और है। और मुझे दिखे वही दो ताल, एक पनीला पिंजरा, दूसरा खाली। वह है, मैं जानता हूँ है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं बुदबुदाता रहा, घसड़ पसड़ गाड़ी चलाता रहा और मन ही मन घबराता रहा। किसी से पूछ लो। आखिर रमा चिड़चिड़ा उठी। सहनशीलता की हद होती है। डूबते को सहारा मिला। मैंने जोर से ब्रेक मारी, गाड़ी रोकी और सामने दौड़ गया। जो पहले देखा उसी से पूछा, उड़ने वाली चिड़ियों का ताल कहाँ है? चिड़ियां तो सभी उड़ती हैं जनाब। पहला आदमी मुस्कुरा दिया। मुझे क्या मालूम, चिड़ियों से पूछिए। दूसरा आदमी हंस पड़ा। चिड़ियाघर वालों से पूछिए जनाब, हम तो आपकी तरह दर्शक हैं। तीसरे ने लाचारगी जतलाई। मेरी तरह? मैंने कहा। आप भी चिड़ियों वाला ताल देखना चाहते हैं? जी नहीं, मैं तो घर जाना चाहता हूँ, उसके साथी खिलखिला दिए। सामने हाथी का महावत है, उससे पूछिए। चौथे आदमी ने मेरी बांह पकड़कर
मुझे दूसरी तरफ घुमा दिया। उड़ने वाली चिड़ियों का ताल किस तरफ है? मैंने उससे पूछा। वह देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, जो साल में एक बार आती हैं। हाँ हाँ, वही, दूसरे देशों से आने वाली। वह फिर देर तक मुझे देखता रहा, तब बोला, आप जिधर से आए हैं उधर ही है। पर वहां तो नहीं है। कोई ताल नहीं है। है, उस पर रोजमर्रा वाली बतखें तैर रही हैं। और एक और नहीं देखा? हाँ, पर वह खाली है। वही है, उसने कहा। खाली? हाँ, उसने कहा गहरे दुख के साथ। पर क्यों? खाली क्यों? क्योंकि चिड़िया नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों जानना चाहते हैं साहब? उसने मेरे साफ कीमती कपड़ों पर नफरत की नजर डालकर कहा। आपकी वजह से। मेरी? हाँ हाँ, आपकी, आप जैसे लोगों की। क्या मतलब? वह रेलगाड़ी देख रहे हैं? हाँ। पहले देखी है कभी चिड़ियाघर के अंदर रेलगाड़ी? नहीं। यह इसलिए चलाई गई है क्योंकि आप साहब लोग चिड़ियाघर में पैदल नहीं घूम सकते। रेलगाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ देख लेना चाहते हैं। इस गरजते, धुआं उगलते लोहे के जानवर के रहते चिड़िया आएंगी यहाँ? कभी नहीं। एक नहीं उतरी इस बरस साहब, एक नहीं। मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया और वहीं जमीन पर बैठ गया। आप भी गाड़ी से आए हैं ना? उसने मेरी गाड़ी के तरफ देख तल्ख हंसी के साथ कहा। भाई मेरे, मैंने कहा, जरा सा पानी पिला दो। मैं घर लौट आया, वैसे ही, खाली। विपिन। अभी अभी प्रवीण की चिट्ठी मिली है। बुलाया है उसने। लिखा है, विपिन, जैसे भी हो समय निकालकर आना जरूर। तू जानता तो है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, पर उस दिन के बाद मैं प्रवीण से मिलने नहीं गया। 4 महीने हो गए। जाने कैसा खौफ लगता है उसके पास जाने में। धीरे धीरे मरता हुआ आदमी कैसा लगता है? क्या सोचता है? किस तरह जीता है? यह बात नहीं है कि मैंने पहले कभी मरते लोग नहीं देखे। डॉक्टर के साथ काम करता हूँ। मर्दों को देखना पेशा है मेरा। डॉक्टर कहता है फला मरीज मर गया, मैं उसके नाम की पर्ची फाड़ देता हूँ। दुख भी होता है। आह, बेचारा मर गया। बेचारी बीवी। बच्चे कितने हैं? लड़कियां शादीशुदा हैं? लड़के कमाऊ हैं? हाँ, चलो शुक्र है। नहीं। ओह बेचारे, कैसे गुजर करेंगे? यही आता है मेरे दिमाग में। यह नहीं कि मरने से पहले उसने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया। पर प्रवीण मेरा दोस्त है।
उसका नाम पर्ची पर नहीं, मेरे दिल और दिमाग पर दर्ज है। प्रवीण मर रहा है और जानता है वह मर रहा है। जब भी याद आता है, लगता है वह नहीं, मैं मर रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना लौटाने के लिए उसके पास जाना पड़ता। नहीं, यह बात नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे उसके पास जाना चाहिए। नहीं, यह भी गलत है। मैं चाहता हूँ उसके पास जाऊं। यही वक्त है जब दोस्त की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूँ उसका गम हल्का करूं, उसके पास बैठूं, उसकी सुनूं, जो वह चाहे कहूं। प्रवीण को बीते दिनों की, बचपन की बातें करना कितना भला लगता है। मेरे सिवा किससे कर पाएगा? एक मैं ही हूँ, बचपन का साथी, पुराना दोस्त, उसका राजदां। सच कितनी इच्छा है मेरी, पहले की तरह उसके पास बैठ घंटों गुजार दूं। पर क्या करूं, वक्त नहीं मिलता। सुबह 8 से रात 8 बजे तक की ड्यूटी, फिर मरीज। पता नहीं चलता कब सुबह हुई, कब शाम, कब आज कल में बदल गया। इतना सब करके भी मैं प्रवीण को रुपयों की पहली किश्त लौटा नहीं पाया। विमला के बहन की शादी पड़ गई थी। शादी की चिट्ठी आई तो मेरे हाथ लगी। मैंने विमला को नहीं दिखलाई। फिर कार्ड आ गया, वह उसी के हाथ पड़ा। अरे, उसने चिहुक कर कहा, लल्ली की शादी है? कब? मैंने पूछा। अगली 10 को। आज 28 है, बड़ी जल्दी खबर भेजी। उसका मुंह सूख गया। वह आजीजी से लिफाफे के भीतर कुछ खोजने लगी। बस, कार्ड भर है? मैंने पूछा। हाँ, उसने चुपके से कहा। कहकर मैं चुप हो गया। पर मेरा आशय वह समझ गई। कुछ ठहर कर बोली, पता नहीं चिट्ठी क्यों नहीं डाली? बुलाना नहीं चाहते होंगे, मैंने ठंडे स्वर में कहा। कमला सरला के ब्याह में नहीं गई थी, इसी से शायद ना लिखा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरे विषाद के साथ कहा, लल्ली विमला की सबसे छोटी और प्रिय बहन है। मैंने सोचा अब वह रोने वाली है, मेरे लिए उसे जाने से मना करना आसान होगा। पर वह नहीं रोई। सूखा विश्राम मुख लिए चुपचाप बैठी टुकुर टुकुर सामने ताकती रही। मुझे परेशानी होने लगी। क्या देख रही हो? झल्ला कर मैंने पूछा। वह चौंक कर सिहर उठी, बोली, कुछ नहीं। फिर टक लगाकर मेरी तरफ देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। इतना परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा। हो सकता है चिट्ठी डाक में खो गई हो। पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूं। हाँ, उसने खुश होकर कहा, यही हुआ होगा। मैं उन्हें चिट्ठी लिख दूं? लिख दो, मैंने हार मानकर कहा। फिर जो होना था वही हुआ। 2 दिन के अंदर उसकी चिट्ठी के जवाब में
2 चिट्ठियां आ गईं, एक उसके नाम, एक मेरे नाम। खूब मनुहार के साथ बुलावे की चिट्ठियां। जाना तो होगा नहीं, विमला ने कहा। ब्याह में जाओ तो खर्चा पूरा लगता है, कहकर उसने मेरी तरफ ताका और देर तक आंखें नहीं हटाई। जाए बगैर मर नहीं जाओगी? मैंने कहा। हाँ, मुझे मन मारने की आदत है। कमला सरला के ब्याह में ही कहाँ गई थी? उसने कहा। ठीक है, मारो मन को और मरो तुम भी। मैंने तेजी से कहा। सोचा अब जरूर रोएगी, पर वह नहीं रोई। कमबख्त हंस दी। बोली, उससे क्या फायदा होगा? इस उम्र में तुम्हें दूसरी औरत मिलने से रही। मैंने प्रवीण के रुपए नहीं लौटाए। संध्याकालीन रोगियों से जो पैसे मिले लाकर उसके हाथ पर रख दिए। उसने इतने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा कि मैं वहां से हट गया। डर लगा कहीं धन्यवाद देने के लिए वह रोना ना शुरू कर दे। विमला और बच्चे शादी में बेलापुर चले गए। मैंने साइकिल चलाने में सावधानी बरतनी छोड़ दी। शाम के मरीजों का नंबर बढ़ाने की कोशिश में जी जान से जुट गया। अब चक्कर आते भी हैं तो कोशिश करता हूँ उनकी परवाह ना करूं। जो हो, साइकिल रोककर सुस्ताने ना बैठ जाऊं। पर ख्याल आए बगैर नहीं रहता, कहीं वैद्य का बच्चा वायो वायो करके जान ना ले ले। कहूँ डॉक्टर मजूमदार से? नहीं, 4 महीने कुल हुए नौकरी करते हुए। अभी से बीमारी लेकर पहुंच गया तो छुट्टी पक्की समझो। डॉक्टर श्रीवास्तव से कहूँ? वह तो पक्का हरामी है। 500 रुपये पहले हजम कर चुका, कुछ कहा तो फट जाकर डॉक्टर साहब के कान में भर देगा। मेरी छुट्टी और नए आने वाले कंपाउंडर से 500 पक्के। कोई और तरकीब निकालनी होगी। मुझे तरकीब सूझ गई। कई दिनों तक मैं डॉक्टर साहब का ब्लड प्रेशर का परीक्षण ध्यान से देखता और दिमाग में बिठलाता रहा। फिर उनकी गैर मौजूदगी में अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर डाला। कुछ हाई निकला, 180 95। डॉक्टर साहब को मैं कई बार कहते सुन चुका हूँ, है तो ब्लड प्रेशर हाई, पर चिंता की कोई बात नहीं है। दिन में 1 गोली खाइए, दिमाग ठंडा रखिए, हल्का खाना लीजिए और भूल जाइए कि आपको ब्लड प्रेशर है। मैंने उनके शब्द अपने को सुना दिए और सैंपल की दवाइयों में से काम की बोतल गायब कर दी। सैंपल की दवाइयों का हिसाब मैं ही रखता हूँ। लिस्ट बनाकर डॉक्टर श्रीवास्तव को दे देता हूँ। सच पूछो तो उसे उन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर मजूमदार की हिदायतों का ख्याल रखते हुए मैं गोली खा लेता हूँ। मौका देखकर अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। लगता है डॉक्टर मजूमदार ही मेरा इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य जैसी बात है। कभी खूब गर्व होता है अपने ऊपर, कभी हंसी आती है। कहीं एकलव्य की तरह गुरु दक्षिणा में अंगूठा ना देना पड़ जाए। वाह, क्या बढ़िया मजाक है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। चेक करने पर मेरा ब्लड प्रेशर कभी एकदम ऊपर होता है 180 95,
और कभी एकदम नीचे 140-80। कभी सिर पत्थर की तरह भारी रहता है, कभी हवा निकले गुब्बारे की तरह खाली। कोई गुर है जो मेरी पकड़ में नहीं आया, आ जाएगा धीरे धीरे। आजकल मैं डॉक्टर मजूमदार के कार्यकलापों को ध्यान से देखने लगा हूँ। एक दिन उन्हें कहते सुना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होते रहना ठीक नहीं है, एक साथ चलना चाहिए। जो दवा उन्होंने बतलाई मैंने फौरन नोट कर ली, पर सैंपल की दवाइयों में वह मिली नहीं। कोई बात नहीं, 10-5 दिन में मिल जाएगी। बाजार से कौन खरीदने जाए, 10-20 रुपयों की चपत पड़ जाएगी। सैंपल में आनी है एक न एक दिन, अब नहीं, हफ्ते भर बाद ही सही। तब तक एहतियात के तौर पर यही दवा जारी रखूंगा, बंद नहीं करूंगा। जब से प्रवीण की बीमारी के बारे में सुना है, मुझे अपनी छोटी से छोटी बीमारी से डर लगने लगा है। मैं सब चीजों से इतना डरता क्यों हूं? मैं प्रवीण से मिलने क्यों नहीं जाता? जब से प्रवीण का खत मिला है, मैं बराबर यही सोच रहा हूं। न जाने कितनी बार पढ़ चुका, कितना इसरार करके बुलाया है। जैसे हो समय निकालकर आना, जरूर जरूर आना, जैसे भी हो। पिछली बार तो कह आया था अगले महीने उसके रुपए लौटा दूंगा, फिर पलट कर गया नहीं। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे लिए। एक नहीं, 4 महीने बीत गए, रुपए लौटाने नहीं थे तो कहने की क्या जरूरत थी? किसी वजह से लौटा नहीं पाया तो कम से कम आकर कह जाता। सोचा नहीं था कि इतना कृतज्ञ निकलेगा विपिन। मुझे उसके पास फौरन जाना चाहिए, अब और नहीं टालूंगा। रविवार की शाम खाली मिलती है। उस दिन मेरे तमाम बेचारे मरीज टेलीविजन पर पिक्चर देखते हैं। इंजेक्शन वगैरह लगवाने में 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहते, और मैं उनका तीमारदार सारी शाम अपना भारी या खाली सिर हाथों में दबाए, आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ा जाया करता हूँ। अगला रविवार आने दो, बिस्तर छोड़ प्रवीण से मिलने जरूर जाऊंगा। और कुछ नहीं तो उससे कह आऊं, उसके रुपए मैं जल्द वापस कर दूंगा। क्या पता इसीलिए इतने इसरार के साथ खत लिखा हो। आज हम कहानी को यहीं विराम देते हैं। शेष कहानी अगले और अंतिम अंक में हम सुनेंगे। कहानी आपको कैसी लग रही है? अपने विचार कहानी के बारे में अवश्य ही दें। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई कहानी, उपन्यास, अपनी पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।